फॉर्मेटिव का मतलब यही है ना कि एक फाइनल एक एग्जाम ना हो, बल्कि बीच बीच में भी एग्जाम्स होते रहे, और उन एग्जाम्स से क्या होगा कि बच्चे को फीडबैक मिलेगा कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। यहाँ सिर्फ फॉर्मेटिव और समेटिव का डिफरेंस की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये भी कहा गया कि हम जो स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करेंगे वो एक्चुअली में हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि क्या उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, क्या उसकी एनालिसिस पावर डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। अनदर थिंग जो इस पॉलिसी में कही गई वो ये कहा गया कि एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर ओपन किया जाएगा, परख, PARAKH। इस परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा, इससे भी हम स्टूडेंट के टाइम पर इवैल्यूएशन कर लेंगे। एक एनटीए का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी भी बात इस पॉलिसी में की गई है कि ज्यादातर जो इवैल्यूएशन हो वो एनटीए के द्वारा। असेसमेंट रिफॉर्म में एक और चीज आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोली, असेसमेंट का फॉर्मेट चेंज होगा। अब असेसमेंट स्टूडेंट खुद करेगा, उसके फ्रेंड्स करेंगे और टीचर करेंगे। इसका नाम कुछ दिया गया है इस पॉलिसी में, किसी को आइडिया है? आप लोगों ने ये असेसमेंट की बात तो करी, बट इसको एक नॉमेनक्लेचर दिया गया है, 360 डिग्री इवैल्यूएशन, 360 डिग्री मूल्यांकन। तो यहाँ 360 डिग्री इवैल्यूएशन का मतलब है that the evaluation will be done by the peer group, by the teacher and the student himself। एक तो ये चीज है कि विद्यार्थी खुद भी करेगा मूल्यांकन, शिक्षक करेंगे और उसके सहपाठी करेंगे। साथ ही साथ जो मूल्यांकन होगा वो 3 डोमेन्स में होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अभी तक आप लोग बीएड स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बनाते होंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य बनाते होंगे जब लेसन प्लान बनाते हैं। तो उसमें तीनों डोमेन्स की बात करते हैं कि हम ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य बनाते हैं, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य बनाते हैं और मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्य बनाते हैं। तो जो हम मूल्यांकन करेंगे वो सिर्फ ज्ञानात्मक नहीं करेंगे, सिर्फ कॉग्निटिव नॉलेज उसका टेस्टिंग नहीं करेंगे, बट अफेक्टिव एंड साइकोमोटर की भी टेस्टिंग करेंगे। तो दिस draws the 360 degree evaluation। नेक्स्ट, इस पॉलिसी में जो स्कूल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में ही बात कर रहे हैं, तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात आती है, समावेशी शिक्षा की बात आती है कि कोई भी विद्यार्थी को हम शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक और अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो 2 बोर्ड एग्जाम्स की बात करी, वो एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी की हुई है कि 2 बार एग्जाम्स बोर्ड के भी होंगे ताकि स्टूडेंट के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक प्रेशर एक बार का ही एग्जाम में ना पड़े। अगर हम टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें इन रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पर इस पॉलिसी ने ये कहा कि जो टीचर रिक्रूटमेंट होगा वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ होगा, पारदर्शी तरीके से टीचर असेसमेंट होगा। और जनरली हम देखते हैं कि एक रिक्रूटमेंट होता है या एक कोई एडवर्टाइजमेंट आता है टीचर का रिक्रूटमेंट के लिए, और फिर वो सालों साल पेंडिंग पड़ा रहता है, उस पे केस हो जाते हैं या कोई कहता है चीटिंग हो गई, किसी का कुछ ना कुछ लगा रहता है टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो इसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम, पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति हो और शिक्षक कैसा हो उसके लिए नेशनल एनपीएसटी बनेगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, जो एनसीटीई बनाएगा, जो ये तय करेगा कि टीचर का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रोफेशनली टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में भी बात की गई। नेक्स्ट, अभी तक आप लोगों ने नैक सुना होगा, वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के असेसमेंट के लिए है, लेकिन ये पॉलिसी ये भी कह रही है कि जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, उनका भी टाइम टू टाइम असेसमेंट होना चाहिए, जो अभी तक अर्लियर पॉलिसीज में इसके बारे में बात नहीं की गई। नेक्स्ट वी कम टू हायर एजुकेशन, ये तो स्कूल एजुकेशन की बात थी। हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। 2035 तक हमको उसे अचीव करना है, और 2018 का जो मूल्यांकन हुआ था उसमें यह था कि जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो सिर्फ 26.3% है। मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब यहाँ पर ये है कि स्कूल की शिक्षा के बाद हायर एजुकेशन में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जा रहे हैं। तो 2018 तक में ये पाया गया कि 26.3
2025 तक ये GER जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में उसको बढ़ा के हम 50% करेंगे। दैट मींस डबल करने की बात है, ऑलमोस्ट डबल। नेक्स्ट, इस पॉलिसी में हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा। जैसे स्कूल लेवल पे मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई, वैसे यहाँ पर भी मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई कि कोई आर्ट साइंस कॉमर्स का एज सच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप बीए के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, आप साइंस बीएससी कर रहे हो और आपका म्यूजिक सीखने का मन है तो एज अ म्यूजिक को भी आप एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक और चीज इस पॉलिसी में हायर एजुकेशन में कही गई कि जो 3 इयर्स का बीए है नाउ इट विल बी ऑफ 4 इयर्स, 4 साल का हो जाएगा। और पीजी जिन्होंने 4 साल का बीए किया है उनके लिए पीजी सिर्फ 1 ईयर का होगा और जिन्होंने 3 साल का किया है वो 2 साल का। इस पर आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें की हुई है कि अगर 4 साल का बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इन बिटवीन ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आप 1 ही साल की शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, तो अभी के सिनेरियो में क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और 1 साल बाद छोड़ दे रहे हैं तो वो 1 साल आपका बर्बाद जा रहा है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पॉलिसी ये कह रही है कि अगर आप 4 इयर्स का यूजी कोर्स कर रहे हैं और आफ्टर 1 ईयर आप विड्रॉ कर रहे हैं या ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल कंप्लीट करेंगे तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करते हैं तो बैचलर की डिग्री मिलेगी और 4 साल करेंगे तो आपको बैचलर डिग्री में रिसर्च मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये पॉलिसी ये भी कह रही है कि अभी तक यूजीसी की बात हो रही थी ना, यूजीसी पूरा हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, लेकिन ये पॉलिसी अब एक नई बात कह रही है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हो जाएगी। बातें क्यों कर रहे हो, बोरिंग लग रहा है तो बता दो, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें मालूम है वो लग रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के सेटअप होने की बात इस पॉलिसी में कही गई है। साथ ही साथ ये जो पॉलिसी है टीचर एजुकेशन के संदर्भ में भी इसने कहा कि अभी तक क्या है 2 इयर्स का पीरियड है और अब इस पॉलिसी ने रिकमेंड किया कि 4 इयर्स का पीरियड हो जाएगा। आईटीई इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात की गई और ये भी कहा कि जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो सिर्फ बीएड चला रहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहा है, तो इन द लॉन्ग रन अगर वो ऐसे ही अपने आप को एक ही दायरे में बांध के रख देगा तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग-अलग विषयों को भी अपने अंदर समाहित करके या अलग-अलग विषयों की पढ़ाई भी इस इंस्टीट्यूशन को करानी पड़ेगी। टीचर एजुकेशन के लिए ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो यही थी। नेक्स्ट, इसमें ये कहा गया कि एक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग होगा। ये नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग उन टीचर्स के लिए होगा या जो सीनियर फैकल्टी है या जो रिटायर्ड टीचर्स हैं एंड दे स्टिल वांट टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत नॉलेज होती है और आफ्टर रिटायरमेंट भी अगर वो ये चाहते हैं कि नहीं आई वांट टू कन्वे कीप ऑन गिविंग द नॉलेज, तो वो एक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग में आ सकते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस को टीचर्स को आगे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई कि ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स दी जाए विद्यार्थियों को, क्योंकि एक मुख्य कारण विद्यार्थियों का हायर एजुकेशन में ना आने का यही है कि फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है पेरेंट्स को। तो स्कॉलरशिप की बात की गई कि स्कॉलरशिप दिया जाए अगर विद्यार्थियों को, तभी वो हायर एजुकेशन में अपने आप को रिटेन रखेंगे। इस पॉलिसी में ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत बात की गई है कि हम विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाएं, डिजिटल एजुकेशन के थ्रू पढ़ाएं। मूक्स और स्वयं का नाम सुना है आप लोगों ने, स्टूडेंट्स सुना होगा। तो इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि विद्यार्थी मूक कोर्स करें, स्वयं पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करें और वहां पर भी वो कोर्सेज कर सकते हैं। और वहां पर जो कोर्सेज आप स्वयं प्लेटफॉर्म पे मूक के थ्रू करते हैं वहां आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स जो मिलते हैं वो क्रेडिट जो हम अर्न करते हैं फिर वो हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, या ABC A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट नहीं है। ABC का यहाँ मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं वैसे ही जो ABC होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वहाँ स्टूडेंट जो क्रेडिट अर्न करेगा। क्रेडिट अर्न करने का मतलब है जो वो कोर्सेज करेगा उन कोर्सेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर उसने किया और जो उसको क्रेडिट्स मिले उन क्रेडिट्स को वो अपने ABC अकाउंट में कर देगा और वो
क्रेडिट को यूज करके उसको डिग्री भी मिल सकती है। लाइक जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं और आपने कोई एक 2 क्रेडिट का कोर्स, बीएड कितने क्रेडिट का कोर्स है आप लोग का, एनी आइडिया? कितने क्रेडिट का कोर्स है आपका बीएड? नहीं पता? कोई बात नहीं। आपने मान लीजिए, एक सिंपल वे में समझिए, आपने मान लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर पढ़ते होंगे ना बीएड में, शिक्षा मनोविज्ञान। आपने शिक्षा मनोविज्ञान का एक कोर्स स्वयं प्लेटफॉर्म पे कर लिया। सिर्फ कोर्स करने का मतलब है उसका एग्जाम भी पास किया ऑनलाइन, और आपने वो जो क्रेडिट आपने वहां अर्न किए उसको आपने अपने इंस्टीट्यूशन में बता दिया, दिखा दिया कि ये 2 क्रेडिट का कोर्स या ये 4 क्रेडिट का ये पर्टिकुलर कोर्स हमने स्वयं प्लेटफॉर्म पे कर लिया। तो वो जो 4 क्रेडिट आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अर्न किए वो आपकी कंसिडरेबल होंगे आपको डिग्री देते समय। आपको फिर यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात करी इस पॉलिसी में। रीजन ये था, ये जो स्वयं और मूक की बात करी, कि बहुत सारे और अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हमें मालूम है कि वहां पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हम वहां तक जा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, घर से दूर है, पैसे नहीं है, हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो टीचर है वो अगर एक मूक कोर्स को इस स्वयं प्लेटफॉर्म पे दे रहा है तो हम यहाँ से बैठे बैठे उस कोर्स को कर सकते हैं। तो हम टाइम प्लेस बाउंड नहीं हो गए। हम पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ते हुए भी मान लीजिए केरल यूनिवर्सिटी का कोई टीचर बहुत अच्छा फिलॉसफी भी पढ़ाते हैं तो हम वो उस कोर्स को वहां से कर सकते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और हमारी जो हमें मार्कशीट मिलेगी उसमें मेंशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट इस जो पॉलिसी में बात की गई वो टेक्नोलॉजी की, जैसे मैंने कहा वो बात की गई। साथ ही साथ इस पॉलिसी में ये कहा गया कि जो पॉलिसी है वो ये एम करती है कि 100% लिटरेसी रेट हो जाए। अभी तक जो नहीं है लिटरेसी रेट, उसको अचीव करने की बात की गई और MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये तो इसकी जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं वो है। अब थोड़ा सा बात करेंगे इस बारे में कि हाउ रिकमेंडेशंस तो देखिए बहुत अच्छी हैं, नाम तो बहुत अच्छी बातें कही गई, बट व्हाट विल बी द चैलेंजेस दैट विल कम इन द नियर फ्यूचर। बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर ये सच में इंप्लीमेंट होने लग जाए तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे डील कर सकते हैं। पहली चीज देखिए, इस पॉलिसी में ये कही गई कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा के कितना किया जाएगा, 50% 2035 तक। इस समय 2018 में 26.3% था। अब कह रहे हैं कि 2035 मतलब नियर फ्यूचर, 12 साल है हमारे पास, 2023 चल रहा है, 2035 आने में 12 साल है। 12 साल में DER बढ़ा के 50% करना है, मतलब जो जितने बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं इसके डबल पढ़ेंगे। At present there are around 1000 universities in India. अगर हमको 50% बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको हर हफ्ता या हर दूसरे हफ्ते में एक नई यूनिवर्सिटी को ओपन करना पड़ेगा, तभी वो जो जितने पढ़ रहे हैं उतने नए लोगों को हम अकोमोडेट कर पाएंगे। ओपनिंग अ यूनिवर्सिटी इज नॉट एन इजी टास्क। यूनिवर्सिटी को ओपन करना इतना इजी नहीं है, कॉलेज को ओपन करना इतना इजी नहीं है, प्लस सिर्फ कॉलेज को ओपन नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए। तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज इन द नियर फ्यूचर कि हम कैसे उस 50% एनरोलमेंट को बढ़ाने की बात तो करें, लेकिन हम उन्हें अकोमोडेट कैसे कर पाएंगे अगर वो सारे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं वो वापस आ जाए पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जो स्कूल एजुकेशन के लिए भी उन्होंने कहा कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो बीच में विद्यालय छोड़ दे रहे हैं, उनको भी वापस लाना है। ड्रॉप आउट्स को भी लाने, वो उनकी भी संख्या करीबन करोड़ों में होगी। अब उन 2-4 करोड़ बच्चों को वापस लाने का मतलब है फिर नए स्कूल्स खोलना, नए टीचर्स अपॉइंट करना, और टीचर अपॉइंटमेंट कितना बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिया में ये सब जानते हैं। एक इलाहाबाद में तो हाईकोर्ट ही है, एक आया नहीं कोई एडवर्टीजमेंट, उस पर सबसे पहले केस हो जाते हैं, तो 4-5 साल तो किसी भी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में ही लग जाता है।
नेक्स्ट इस पॉलिसी में कहा गया कि 6% जीडीपी का हम खर्च करेंगे शिक्षा पर, और अभी कम है। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वी हैव जस्ट क्रॉस द कोविड पीरियड। हमारी इकोनॉमी कितनी इस समय हिली हुई है, एवरीबॉडी इज अवेयर। तो इस अचानक से बजट में से 6% खर्च करना ऑन एजुकेशन, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस। Another point of challenge is कि ये पॉलिसी ये कह रही है कि करिकुलम को रीडिजाइन कर देंगे, जो अलग अलग विषयों की पढ़ाई विद्यार्थी एक साथ कर लेगा। लेकिन इस चीज के लिए कितने लोग तैयार हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का माइंडसेट, आप बीएससी कर रहे हो और कह रहे कि अब हम तो म्यूजिक पढ़ेंगे, पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऐसे कोर्स को पढ़ाने के लिए या जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होने के लिए माइंडसेट चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट टीचर्स की भी ट्रेनिंग उसके लिए बहुत जरूरी है। तो टीचर्स आर नॉट ट्रेन, पेरेंट्स का माइंडसेट बदलना, स्टूडेंट का खुद का माइंडसेट बदलना, वो एक शर्म आएगी कि अरे हम बीएससी करते कोई म्यूजिक कैसे पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो ये माइंडसेट चेंज होने में भी टाइम लगेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये पॉलिसी ये कह रही है कि मैंने परख का नाम लिया, एनटीए का नाम लिया, कि बार-बार स्टूडेंट का असेसमेंट होगा। अगर बार-बार स्टूडेंट के सिर्फ असेसमेंट पर ही बल दिया जाए तो जो कोचिंग प्रणाली है वो बढ़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट को लगेगा हर कुछ दिन में उसका टेस्ट हो रहा है, टीचर को भी लगेगा हर चीज टेस्ट एग्जाम होगा हर कुछ दिनों में। तो कम समय में सिलेबस को कवर करना इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द टीचर्स कंसर्न। देन इस पॉलिसी में मैंने आपसे कहा कि बार-बार ये बात हुई कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देंगे, तकनीकी आधारित शिक्षा देंगे, स्वयं की बात कर रही थी, मूक की बात कर रही थी, और ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रही थी। लेकिन हमारे देश में डिजिटल डिवाइड इतना ज्यादा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि इन सारी चीज ऑनलाइन एजुकेशन को हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कोविड पीरियड में भी आपने देखा शहरों में तो बहुत आराम से ऑनलाइन क्लासेस चल रही, लेकिन जो बच्चे गांव में थे उनकी यही बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या इतना हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है कि इतना डेटा भरवा के हम क्लासेस कर पाए, मोबाइल नहीं थे, बहुत सारी समस्याएं थी। तो ये जो डिजिटल डिवाइड एट प्रेजेंट हमारी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, उसको भी ओवरकम करने की जरूरत इन नियर फ्यूचर हमको पड़ सकती है। देन मूक्स की बात कर रही थी, तो इनफैक्ट ये जो मूक कोर्सेज है जिसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, नाम बहुत अच्छा है, स्वयं का भी बहुत नाम सुना होगा, लेकिन बहुत सारे टीचर्स भी हैं हम में से ही जो इस बारे में बहुत अवेयर नहीं है कि एक्चुअली में ये कैसे होते हैं। नाम तो सुन लिया, बट जब टीचर ही अवेयर नहीं है तो वो स्टूडेंट को कैसे अवेयर करेगा? तो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। देन एक बात जो बात हो रही थी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि 4 साल का बीए होगा और जब चाहो छोड़ के चले जाओ और जब चाहो वापस आ जाओ, तो उसको मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कहते हैं। और अभी हम लोग ने बात करी कि 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद बैचलर्स और 4 साल बाद बैचलर्स विद रिसर्च। लेकिन उस 1 साल का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद उस सर्टिफिकेट का वो यूज क्या करेगा? कोई भी जॉब आती वैकेंसी आती है उसमें क्वालिफिकेशन लिखी रहती है बैचलर्स, 12th, 10th, पीजी, यूजी, लेकिन अभी तक बातें तो कर रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, 1 साल बाद आओ सर्टिफिकेट लेके जाओ, 2 साल ले लो एडवांस डिप्लोमा ले लो, लेकिन उस एडवांस डिप्लोमा का वो नौकरी कैसे पाएगा? शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आज के समय में? जीविकोपार्जन, कि हमको नौकरी मिल जाए, लेकिन वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा के बाद कौन सी नौकरी पाएगा उसके बारे में इस पॉलिसी ने कोई बातें अभी तक नहीं कही है। तो these are the few challenges that will arise in near future, जिसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा पहले से इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और कि कैसे हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। So this was my submission on this topic. Thank you so much.